हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं क्लास 10th के अंदर कार्बन एवं उसके यौगिक, चैप्टर नंबर 4 है आपका। इसके साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं, इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स जो है ना, हैंड रिटन नोट्स, वो आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका जो लिंक है आपको यहाँ पर आई बटन के अंदर मिल जाएगा। उस पार्ट को पहले देखेंगे और उसके बाद में आप लोग इस पार्ट को देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं, कि यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपके लिए सारे के सारे जो वीडियो हैं, यानी कि जो भी अपडेट्स हैं, वो सारी की सारी इसी चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। चाहे वो हाफ ईयरली का सिलेबस हो, चाहे वो कोई भी अपडेट हो। मॉडल पेपर जो जारी किया गया था राजस्थान बोर्ड की तरफ से, वो भी कंप्लीट करवा रखा है, चैप्टर नंबर 1। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2, सभी के हैंड रिटन नोट्स आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों से हम ये सीरीज लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर्स जो है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 सभी के हैंड रिटन नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके अंदर हम हैंड रिटन नोट्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर इस 4 के अंदर पहले पार्ट के अंदर आपने पढ़ा था कार्बन के बारे में, और कार्बन के अंदर जो आबंधन होता है, किस प्रकार का बंध पाया जाता है, उसकी बात हमने की थी। सहसंयोजक बंध जो कार्बन बनाता है, और कुछ और यौगिक भी बनाते हैं सहसंयोजक बंध, उसके बारे में कंप्लीट बातें हमने कर ली थी। इसके अलावा कार्बन के अपर रूप भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इनकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, और एक सीरीज उसकी भी हम बनाएंगे, जिसके अंदर अपने साइंस के अंदर जितने भी डायग्राम है, सारे के सारे हम उनकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, कार्बन के अंदर एक गुण पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के अकॉर्डिंग आता है वो चतुसंयोजकता, और साथ में एक और गुण आता है जिसका नाम है श्रृंखलन। इसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे यौगिक अपने चारों तरफ पाए जाते हैं। और इसके बाद में हमें पार्ट सेकंड के अंदर आज शुरुआत कर लेनी है कार्बनिक यौगिकों से। एक टॉपिक आता है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप सभी को कई सारी परिभाषाएं जो हैं वो याद करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। उन सब के बारे में आज कंप्लीट चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भाई कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। सीधी सी बात है कि पहले के टाइम में जब हम केमिस्ट्री को इतना डेवलप नहीं कर पाए थे, उस टाइम पर लोगों का ये मानना था कि जितने भी कार्बन के यौगिक होते हैं वो किसी न किसी सजीव के शरीर के अंदर ही बनते हैं। यानी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सजीवों के शरीर से बाहर हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस सिद्धांत को एक नाम दिया गया था, जिसको बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। तो जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल और केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया था कि उन्हें बनाने के लिए जीव शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी सजीवों के शरीर की आवश्यकता होती है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर ने क्या किया, 1828 में 1828 के अंदर सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर एक कंपाउंड लिया उन्होंने, जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, और उसके द्वारा यूरिया का निर्माण किया तथा जैव शक्ति सिद्धांत को खंडित कर दिया है। खंडित का मतलब उस सिद्धांत जो पहले से चला आ रहा था उसको नकार दिया, और बोला कि हम अमोनियम साइनेट का उपयोग करके और प्रयोगशाला में खुद से यूरिया का निर्माण कर सकते हैं। और यूरिया आपको बता दें एक कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में किया जा सकता है। तो इसका मतलब जैव शक्ति सिद्धांत जो पहले से चला आ रहा था वो अब खंडित हो चुका था। उसके बाद में वैज्ञानिकों के अंदर होड़ लग गई कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन बना पाता है, वो भी कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन यौगिक। ठीक है, तो इसके बाद में कई सारे यौगिक बनाए गए, लेकिन बाद में कुछ डिस्कस निकाला गया कि भाई कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन तो उपस्थित होता है, लेकिन उनको हम कार्बन यौगिक नहीं बोलते हैं। तो उन यौगिकों को छोड़ दें, तो फिर बचे हुए जितने भी कार्बन के यौगिक हैं उन सबको कार्बनिक यौगिक कहा जाने लगा, या फिर हाइड्रोकार्बन कहा जाने लगा। और वो कंपाउंड कौन से थे, वो यौगिक कौन से थे जिनको हम कार्बनिक यौगिकों में शामिल नहीं करेंगे, वो ये हैं
देखो तो वर्तमान में कार्बाइड, कार्बाइड क्या होते हैं, धातु और कार्बन के कुछ यौगिक होते हैं, उनको कार्बाइड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्साइड, जैसे कि कोई भी धातु है उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन है उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया कार्बन का ऑक्साइड। कार्बोनेट यानी कि CO3 समूह जो होता है उसको कार्बोनेट बोलते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि NaHCO3, इसके अंदर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाता है। इस कंपाउंड को, इस यौगिक को हम कार्बनिक यौगिकों में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो कुछ लवण हैं इनके अलावा बाकी सभी कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक हम कहते हैं आज के टाइम में, वर्तमान में। ठीक है, तो फिर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है संतृप्त व असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसका मतलब हमें सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो हैं उनके बारे में ये परिभाषा देखनी पड़ेगी। तो बोला गया है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं उनको हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक बोलते हैं या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इसके अलावा वे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है उन्हें तो हम संतृप्त कहेंगे, और जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध या फिर त्रिबंध पाया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप याद रख लो, जैसे कि सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध अगर पाया जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में तो उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसके उदाहरण यहाँ पर एल्केन दे रखे हैं, जैसे कि 2 कार्बन वाला है तो इसको एथेन बोलेंगे। यहाँ पर 2 कार्बन वाला है लेकिन इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए हम इसको एथीन बोलेंगे। इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि आपसे पूछी जाए तो आप आराम से इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बना सकते हो। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर आराम से सीख लिया था। कई बार क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है और ऐसे यौगिकों को हम एथआइन बोलते हैं। 2 कार्बन है इसलिए एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, इसलिए आयन लगा करके एथाइन बना दिया जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो श्रृंखला के द्वारा और लंबी चेन वाले यौगिक बनाते हैं, लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। तो देखो, श्रृंखला द्वारा बनने वाले यौगिक, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन 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 एक सीधी लाइन में जुड़े हुए होते हैं, उनको हम अशाखित यौगिक कहते हैं, जिनके अंदर कार्बन कार्बन जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया हेक्सेन, हेक्स किसके लिए आता है, 6 कार्बन के लिए। गिन लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है इसलिए इसको हेक्सेन कहा गया है। अगर ब्यूटेन की बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन की जो चेन बनती है उसको हम ब्यूटेन बोलते हैं। इनके बारे में आगे भी मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये हेक्सेन या फिर से पेंटेन कहाँ से आ रहा है, ब्यूटेन कहाँ से आ रहा है, तो इसके बारे में हम जस्ट 5 या 6 मिनट के बाद में अभी पढ़ने ही वाले हैं। कुछ कार्बन यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें एक लंबी कार्बन चेन तो होती ही है, लेकिन उसके साथ में कई बार किसी भी कार्बन के यहाँ से बीच में से एक कार्बन निकल करके और एक और कार्बन यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ता है इसके साथ में। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि एक सीधी श्रृंखला है और उसमें से बीच में से कहीं से एक शाखा निकली हुई है, इसलिए इस यौगिक को हम बोलेंगे शाखित हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बनिक यौगिक। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो 3 मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। ये नाम लिखना भी हम आपको अभी कुछ देर में ही सिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो आप यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पर अगर मान लो कार्बन जुड़ जाए, यहाँ पर कार्बन ही जोड़ना है आपको, हाइड्रोजन गलती से लिखा गया है। तो एक कार्बन चेन जिसमें मान लो कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, उसके साथ में सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है इसके अंदर 2 शाखाएं निकल जाती हैं, तो हम भी इसको क्या बोलेंगे, शाखित यौगिक बोलेंगे। इसका नाम हो जाता है 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। ठीक है, इसके बारे में नामकरण मैंने आपको बता दिया, आगे हम देखने वाले हैं। अभी आप ये देखोगे कि कई बार क्या होता है कि कुछ कार्बन के परमाणु एक
इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं कि जुड़ करके एक चक्रीय संरचना का निर्माण वो कर लेते हैं, यानी वलय का निर्माण कर लेते हैं। और ऐसे यौगिकों को हम चक्रीय कार्बनिक यौगिक या फिर चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर चक्कर बना हुआ तो उसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है साइक्लो, और साइकिल की फॉर्म में यानी कि एक चक्कर की फॉर्म में है तो साइक्लो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन शब्द काम में लिया गया। 5 के लिए पेंटेन काम में ले लेंगे, शुरुआत में साइक्लो लगा देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर 6 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसके लिए भी साइक्लो लगाना पड़ेगा, और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइकिल चक्कर बना हुआ है जिसमें कार्बन कार्बन के अंदर बीच बीच में क्या है, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध भी उपस्थित है, इसलिए हम इस यौगिक का नाम देते हैं बेंजीन। कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। एक अच्छा सा टॉपिक आता है जिसके अंदर आपको समझना भी जरूरी है। एक क्वेश्चन बनता है इसमें, एक तो 6 कार्बन वाले के लिए, 5 कार्बन वाले के लिए, इस तरीके से बनते हैं। समावयवी होते क्या हैं, सबसे पहले यह चीज़ आपको समझनी चाहिए। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनका जो अणु सूत्र होता है वो एक जैसा होता है। आप देख सकते हो C4H10 C4H10, ये दोनों का अणु सूत्र तो एक जैसा है, लेकिन इनकी संरचना को ध्यान से देखो आप लोग। अब देखोगे कि इसके अंदर 1 2 3 और 4 कार्बन एक सीधी चेन में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 फिर यहाँ से 3 और यहाँ से एक और 4 कार्बन दूसरे तरीके से जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से आप बोल सकते हो कि कुछ यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन जो संरचना सूत्र होते हैं, ये संरचना है, ये अलग अलग होते हैं। तो इन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, इन यौगिकों को हम समावयवी बोलते हैं, एक दूसरे के समावयवी हैं। ये इसका समावयवी और ये इसका समावयवी है। समझ गए होंगे बात। यहाँ पर डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखनी पड़े तो आप कैसे लिखोगे, देखो, समावयवी ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र तो क्या होते हैं, समान, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम समावयवी कहते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो गए, समावयवी हो गए। अब मान लो 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन है, और 5 कार्बन को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर पाते हैं, कितने प्रकार से जुड़ करके और यौगिक बना पाते हैं, उन सभी प्रकारों को हम इनके समावयवी बोलेंगे। आप देख सकते हो C5H12 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3, यानी 5 कार्बन सीधी चेन में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 5 कार्बन जो होते हैं वो 4 तो सीधे जुड़ गए, उनमें से एक कार्बन नीचे की तरफ जुड़ जाता है, यानी कि एक शाखा के रूप में जुड़ जाता है। आप इसमें टोटल कार्बन गिनोगे तो 5 ही होंगे, और हाइड्रोजन को गिनोगे तो वो टोटल मिलाकर के 12 यानी 12 होने ही चाहिए। इसी प्रकार से इसी यौगिक को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 कार्बन एक सीधी चेन में जुड़ गए और बाकी 2 कार्बन यहाँ पर सेकंड कार्बन के ऊपर और नीचे की तरफ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर ये भी एक समावयवी बन गए। इनके अलावा हम C5H12 के और कोई संरचना नहीं बना सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो कि 4 कार्बन वाले यौगिक के लिए कुल मिलाकर के 2 समावयवी बनते हैं, और 5 कार्बन वाले के लिए कितने बनते हैं, टोटल मिलाकर के 3 समावयवी बन जाते हैं। अब अपने यहाँ पर एक परिभाषा और जाननी पड़ेगी आपको। सबसे पहले देखो, अगर मान लो कोई भी कार्बनिक यौगिक है जिसके अंदर श्रृंखला जो है उसमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या मिलता हो, एकल बंध पाया जाता है, तो उन्हें हम एल्केन की श्रेणी के यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हो ब्यूटेन का, जिसमें 4 कार्बन जो एक ही श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए एल्केन बोलेंगे। अगर मान लो किसी चेन के अंदर यानी श्रृंखला के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम एल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध आ जाए तो उसको हम एल्काइन बोलेंगे। एल्कीन की परिभाषा कैसे देंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है, तो उन्हें एल्कीन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर 4 कार्बन है जिसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड उपस्थित है, जिसकी वजह से इस पूरे यौगिक को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन श्रेणी का यौगिक बोलेंगे, जिसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। यहाँ पर 3 कार्बन है जिसमें एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, द्विबंध भी प्रेजेंट है, इसलिए 3 कार्बन के लिए प्रोपीन शब्द हम काम में लेंगे, ठीक है ना। अब बात आ जाती है एल्काइन की। एल्काइन को देखो, यदि आप क्या बोलोगे, अब परिभाषा इसकी आसान दिखेगी आपको। अगर श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, एल्काइन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि CH3, ये H3 है ना, या इसके आगे भी जुड़ सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है।
और कार्बन 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 3 कार्बन है इसलिए प्रोप लग जाएगा, और इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आयन लगेगा तो पूरा नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। इसी तरीके से यहाँ पर 4 कार्बन का एक यौगिक दिखाई दे रहा होगा आपको। 4 कार्बन के लिए हम शब्द काम में लेते हैं ब्यूट, ट और लगाना पड़ेगा यहाँ पे ब्यूट, और त्रिबंध की वजह से यहाँ पर आ गया आयन, तो पूरा नाम हो जाएगा ब्यूट आयन, ब्यूटाइन। ठीक है ना। अब हाइड्रोकार्बन की बात आती है, ये डेफिनेशन अपने को शुरुआत में भी पढ़ लेनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। अब देख सकते हो कि अगर मान लो कोई भी यौगिक है, उसके अंदर एक तो कार्बन उपस्थित होता है और एक हाइड्रोजन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के हो सकते हैं, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो उसे हम एल्केन कहेंगे, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें या तो द्विबंध होते हैं उनको हम एल्कीन कहते हैं, और त्रिबंध वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। ऊपर हमने इनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा भी देखी है। अब कार्बन जो होता है ना, वो एक तरीके का इस प्रकार से यौगिक है कि वो सबको बोलता है कि आइए मेरे दोस्त बन जाइए, यानी कि कार्बन का एक व्यवहार जो माना जाता है वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार माना जाता है, मित्रतापूर्ण व्यवहार इसका माना जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य तत्वों जैसे कि हेलोजन, हेलोजन में कौन से आते हैं पता आपको? हेलोजन के अंदर आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे हेलोजन बोले जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ बंध बनाता है कौन? कार्बन। और ये तत्व हाइड्रोकार्बन में से किसी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और कार्बन की संयोजकता को भी संतुष्ट कर देते हैं। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मान लो कि आपके पास में एक कार्बन चेन है जिसके अंदर इस प्रकार से कार्बन 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 जुड़े हुए हैं, और बाकी जो वैलेंसी है यानी संयोजकता है वो किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से पूरी होती है। यहाँ पर कार्बन की जितनी भी संयोजकता है टोटल मिलाकर के 4 संयोजकता होती है, तो बची हुई संयोजकताएं हम हमेशा हाइड्रोकार्बन में किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कार्बन इन तत्वों के साथ में भी अपनी संयोजकता दिखाता है, जैसे कि हेलोजन है, ऑक्सीजन है, इनसे। अगर इसके साथ में अगर मैं बोलूँ क्लोरीन को मिला दिया जाए तो क्लोरीन क्या करेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और खुद इसकी जगह आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा आपको पता है? यहाँ पर बन जाएगा क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से एक यौगिक बन गया। और इसका मतलब ये होगा कि कार्बन जो है वो कई सारे तत्वों से जुड़ करके और अलग अलग यौगिक बना सकता है। इस व्यवहार को ही हम कार्बन का मैत्रीपूर्ण व्यवहार कहते हैं। समझ गए? तो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और कार्बन की संयोजकता को भी संतुष्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन से प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जुड़ गया था, तो इस क्लोरीन को हम विषम परमाणु बोल सकते हैं। अगर उस क्लोरीन की जगह नाइट्रोजन आ जाए तो हम नाइट्रोजन को विषम परमाणु बोलेंगे, ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन भी विषम परमाणु है, सल्फर आ जाए तो वो भी विषम परमाणु है। समझ गए? हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो परमाणु उपस्थित होते हैं ना, उनको ही हम क्या बोल देते हैं? विषम परमाणु कह देते हैं। आ गई होगी बात समझ में? अब अपने यहाँ पर टॉपिक जो आ रहा है क्रियात्मक समूह है, यानी कि हम अब बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? नामकरण करने की तरफ बढ़ रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन यौगिकों में विषम परमाणु जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा होंगे, वो विषम परमाणु उपस्थित होते हैं, और ये विषम परमाणु क्या करेंगे फिर? तथा ये उस यौगिक को विशेष गुण भी प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे विषम परमाणु जो हाइड्रोकार्बन को विशेष गुण प्रदान करते हैं, उन विषम परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, इन सब की। देखो यह गुण जो क्रियात्मक समूह से आते हैं, कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो किस पर निर्भर करते हैं? वो उस विषम परमाणु पर ही निर्भर करेंगे जो बाहर से आ रहा है, और बाहर से आने वाला परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह कैसा है, वही आकर के निर्धारित करेगा कि इस यौगिक का गुण कैसा होना चाहिए। इसीलिए तो उनको क्रियात्मक समूह बोला गया है, क्योंकि उसकी सारी
क्रियाओं को यानी रिएक्शंस को, अभिक्रियाओं को कौन नियंत्रित करेगा? ये आने वाला क्रियात्मक समूह है, निर्धारित करेगा, इसलिए तो इसका नाम क्रियात्मक समूह है। अब बात कर लेते हैं वो विषम परमाणु कौन कौन हो सकते हैं। विषम परमाणु या तो क्लोरीन हो सकता है ज़्यादातर, या फिर ब्रोमीन हो सकता है। इनको हम हेलोजन परिवार का सदस्य बोलते हैं। क्लोरीन के लिए हमें एक शब्द काम में लेना पड़ता है क्लोरो, और ब्रोमीन के लिए शब्द काम में लेते हैं हम ब्रोमो, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा हेलो एल्केन, यानी कि हेलोजन जुड़ने से, और जो एल्केन के अंदर हेलोजन जुड़ गया इसलिए नाम हो गया हेलो एल्केन। मान लो आर, यहाँ पर आर किसको व्यक्त करता है पता आप लोगों को? आर का मतलब है कोई भी कार्बन श्रृंखला, जैसे कि यहाँ पर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और लास्ट में क्या जुड़ गया? ब्रोमीन जुड़ गया। तो ये जो कार्बन श्रृंखला है एकल बंध वाली, इसको हम एल्केन बोलेंगे और इसको ब्रोमो बोलेंगे। ब्रोमो एल्केन नाम हो जाएगा। यहाँ पर अगर क्लोरीन हो तो क्लोरो एल्केन इसका नाम हो जाएगा। समझ गए होंगे आप बात। थोड़ा और आगे हम सीखेंगे इसी के बारे में। तो क्लोरो और ब्रोमो के लिए क्या लगाते हैं हम? अनुलग्न लगाते हैं, ठीक है, या फिर पूर्व लगन लगाते हैं, वो इस तरफ लिखेंगे। तो इसके लिए लगेगा पूर्व लगन। किसके लिए? क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए पूर्व लगन लगता है, जो कि होता है क्लोरो और ब्रोमो। अब ऐसे भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी क्रियात्मक समूह है, जो ऑक्सीजन के साथ में मिल करके बने होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर O और H दोनों आपस में जुड़े के एक आयन के रूप में आ जाते हैं, और फिर आपकी कार्बन की श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। तो उस कार्बन की श्रृंखला में जहाँ पर OH जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। और इसके लिए हमें अनुलग्न लगाना पड़ता है ओल। एल्डिहाइड ग्रुप को पहचान लो अच्छे से ध्यान से। अगर किसी कार्बन श्रृंखला के अंत में आपको CHO समूह दिखाई दे, और इसी को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, CHO, अगर ये समूह दिखाई दे तो समझ लेना कि वो कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह है, यानी CHO ग्रुप है। इसके बाद में अगर मान लो कोई कार्बन चेन है लंबी, उसके बीच में कोई कार्बन है जिसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन समूह बोलते हैं। इसके लिए अनुलग्न लगता है ओन। समझ गए। अब बात आती है एक और क्रियात्मक समूह की, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे पहचानेंगे? अगर कोई कार्बन श्रृंखला है और उसके अंत में आपको दिख जाए COOH, इनको आपको आराम से एक जगह लिखना पड़ेगा और 3-4 बार इनको आराम से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको इनकी पहचान समझ में आने लगेगी। तो यहाँ पर और भी कई सारे उदाहरण आएंगे आगे, उनके बारे में भी बातें करेंगे हम लोग। देखो, अगर आपको कार्बन श्रृंखला के अंत में क्या दिख जाए? COOH दिख जाए, या फिर C डबल बॉन्ड OH, एक ही बात है, ये दिख जाए, तो आप समझ लेना कि वो कौन सा यौगिक होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। और इसके लिए हम जब नाम लिखते हैं तो हम ओइक अम्ल ये शब्द अनुलग्न के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। अब आपको बात करनी है कि इनका उपयोग क्या होगा, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इन क्रियात्मक समूहों को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके आगे एक टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और नामकरण करते टाइम हमें इन समूहों को पहचान करके और फिर इसका अनुलग्न लगाना पड़ेगा। तो इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है और उनका अनुलग्न याद करना बहुत ज़रूरी है। 4 ही हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। समझ गए। अब बात आती है समजातीय श्रेणी, ये क्या होती है? इसकी परिभाषा देख लो, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे नामकरण। नामकरण करने की जो टेक्निक है वो आपको बताने वाले हैं। पहले देखो समजातीय श्रेणी क्या होती है। यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी होती है, कौन? समजातीय श्रेणी, जिसके अंदर बहुत सारे यौगिकों की एक श्रेणी यानी सीरीज बनाते हैं हम लोग। तो यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण से और अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज़ और, समजातीय श्रेणी के प्रत्येक यौगिकों के रासायनिक गुण जो होते हैं वो ज़्यादातर समान ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ये समान, ये गलत लिखा हुआ है, समान, ठीक है। रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान ही होते हैं। समान का मतलब एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि मान लो, अगर मान लो अपने को एक कार्बन वाला एल्कोहल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? CH3OH ये लिखेंगे।
2 कार्बन वाला एल्कोहल चाहिए तो C2H5OH, फिर 3 कार्बन वाला C3H7OH, 4 कार्बन वाला C4H9OH। इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पास में एक ऐसी सीरीज बन गई, एक श्रेणी बन गई, जिसके अंदर आप देखते हो कि एक ही तरीके का क्रियात्मक समूह है, सब में उपस्थित है, और कार्बन के जो नंबर है वो एक सीक्वेंस से, एक क्रम से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बन पहले 1 है, फिर 5 आ गए, फिर 15 आ गए, ऐसा नहीं है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से कार्बन आए हैं, और उन सब के अंदर एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो कार्बन यौगिकों की जो ये श्रेणी बनती है, इस श्रेणी को ही हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। समान जातीय यानी कि समान क्रियात्मक समूह इनके अंदर उपस्थित होता है तो समजातीय श्रेणी बन जाती है। इसके अलावा एक और उदाहरण देखिए आप लोग, यहाँ पर एक बोला गया है CH4, ठीक है। इसमें कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं है, लेकिन आप इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12, ये ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक श्रेणी बन गई है जिसके अंदर एक जैसे ही यौगिक उपस्थित हैं, यानी इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में इसके अंदर अगर आप बनाना चाहोगे तो CH3 और CH3 इस तरीके से एक यौगिक बनेगा, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है। यहाँ पर भी तीनों कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, यहाँ पर भी 4 कार्बन के बीच में एकल एकल बंध होगा, इनमें भी एकल एकल बंध होगा। इसलिए यह एक ही प्रकार के यौगिकों की एक श्रेणी बन जाती है, इसलिए हम इसको समजातीय श्रेणी बोल सकते हैं। समझ गए होंगे बात। अब आगे थोड़ी सी और बात आती है कि समजातीय श्रेणी के अंदर एक चीज़ खास बात होती है। वो खास बात क्या है, वो देखो ध्यान से। समजातीय श्रेणी के अंदर जो भी यौगिक होते हैं, उन यौगिकों के अंदर जो अंतर होता है, वो मेन अंतर क्या होता है वो समझो आप। मेन अंतर ये होता है कि इन सभी के अंदर जो अंतर होता है वो CH2 अणु का होता है। समजातीय श्रेणी के यौगिकों के मध्य आणविक द्रव्यमानों का अंतर समान रहता है, एक जैसा रहता है। जैसे कि एल्केनों की श्रेणी के यौगिकों के मध्य आणविक द्रव्यमान का जो अंतर है, द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा, 12 + 2 14U, यानी कि 12 और 2 14U का अंतर होगा। इस चीज़ को कैसे समझोगे आप लोग, इस चीज़ को ऐसे समझोगे, अगर 9th क्लास का थोड़ा सा बेस आपका मजबूत है तो आराम से समझ जाओगे। मान लो आपके पास में पहला यौगिक है CH4, ठीक है, और दूसरा यौगिक है CH3, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एकल बंध है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ से यहाँ तक गए तो कार्बन कितने का अंतर है, 1 कार्बन का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक गए तो हाइड्रोजन का कितने का अंतर है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर टोटल मिला करके 6 हाइड्रोजन है। कुल मिला करके 2 हाइड्रोजन का अंतर आया। या फिर आप बोल सकते हो कुल मिला करके इसके अंदर और दूसरे वाले के अंदर जो आणविक अंतर है वो कितने का है, CH2 का अंतर है, ठीक है। इसके अब 3 कार्बन वालों का देखोगे आप लोग, देखो CH3, फिर CH2 और फिर CH3। अब बताओ मेरे को, इसमें कितने कार्बन है, 3, इसमें कितने हैं, 2, अंतर कितने का है, 1 का। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 6, और यहाँ पर टोटल मिला करके 8 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का अंतर कितना हुआ, 2 का। तो लगातार क्रम से अगर एक अणु से दूसरे अणु में जाएं तो अंतर जो दिखेगा वो CH2 का ही दिखेगा। फिर दूसरे वाले से तीसरे की तरफ जाएं तो भी अंतर अपने को CH2 का ही दिखेगा। अब कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो होता है 14U, यानी कि 14U, और 2 हाइड्रोजन हैं तो इनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2U। एक एक होता है वैसे। कुल मिलाकर के आप देखोगे, सॉरी, इसका कार्बन का कितना होता है, 12U। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 14U, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान का अंतर तो 14U होता है। द्रव्यमान की जो यूनिट होती है वो U से रिप्रेजेंट करते हैं। और अणु के अंदर सूत्र का जो अंतर होता है वो CH2 का अंतर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। फिर भी समझ में ना आए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स है वो खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो भी चीज़ में डाउट है उसको कमेंट में आपको समाधान किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। हम यहाँ पर सीखने वाले हैं नामकरण। अब आपको पूरा फोकस लगा करके देखना है और इस चीज़ को समझना है। नामकरण करते टाइम आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि 3 चीज़ें ज़रूर लिखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले नामकरण में लिखना पड़ता है पूर्व लगन, उसके बीच में लिखना पड़ता है मूल शब्द, और उसके अंत में लिखना पड़ता है अनुलगन।
अगर पूर्व लगन और अनुलगन है तो वो हम ज़रूर लगाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर लिखनी पड़ेगी, वो नाम है मूल शब्द। कई बार क्या होता है, कुछ यौगिकों के अंदर पूर्व लगन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, या फिर अनुलगन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। प्राथमिक अनुलगन हमेशा लिखना पड़ेगा, मूल शब्द हमेशा लिखना पड़ेगा। ये बाकी की चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो हमें लिखनी पड़ सकती है, नहीं भी लिखनी पड़ सकती। बात आती है सबसे पहले पूर्व लगन क्या होता है और किसके लिए लिखना पड़ता है। अगर मान लो आपके पास में कोई भी यौगिक है और वो एक चक्रीय यौगिक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक शब्द लिखना पड़ता है, वो होता है साइक्लो। किसके लिए? चक्रीय यौगिक अगर है तो सबसे पहला शब्द हम लिखेंगे क्या? साइक्लो। अब अगर आपके पास में कार्बन की कोई श्रृंखला है और उस श्रृंखला के अंदर से इस तरीके से मान लो कोई श्रृंखला है, लास्ट में OH भी जोड़ देता हूँ, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देता हूँ मैं, बाकी जो बची हुई वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। इसकी 2 हैं तो 1 बच गई, 2 बच गई, वो हाइड्रोजन से पूरी हो जाएंगी। इस तरीके से आप देखोगे कि इस पूरे यौगिक के अंदर चक्रीय संरचना तो कहीं नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हमें ये साइक्लो शब्द नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनमें से अगर कुछ दिखाई दे तो उसको ज़रूर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्लोरो दिख रहा है तो साइक्लो ना लिख करके सबसे पहला शब्द हमें लिखना पड़ेगा ये जो द्वितीयक पूर्व लगन है वो। पूर्व लगन 2 तरीके के हो सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक किसके लिए काम में लेते हैं? साइक्लो यौगिक के लिए। द्वितीयक पूर्व लगन किसके लिए काम में लेते हैं हम? जो श्रृंखला के अंदर से कोई ब्रांच निकली होती है, शाखा निकली होती है, उसके लिए हम ये द्वितीयक पूर्व लगन काम में लेते हैं। या तो फ्लोरो होगा, क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, आयोडो होगा, या फिर कोई शाखा होगी, शाखा CH3 के रूप में होगी तो मेथिल शब्द काम में लेंगे। C2H5 के रूप में होगी तो उसके लिए शब्द काम में लेंगे हम एथिल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो वीडियो को एक बार ऐसे यहाँ पर टिक टिक करके और पीछे की तरफ रिवर्स करके फिर से देख सकते हो। ऑनलाइन का ये फ़ायदा है कि कोई चीज़ को हम 2 या 3 बार अपनी मर्जी से देख सकते हैं बिना टीचर को बोले हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द हम समझ गए द्वितीयक पूर्व लगन किन के लिए काम में लेंगे। उसके बाद आती है बात मूल शब्द की। मूल शब्द किसके लिए लेते हैं? आपके पास में कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसके अंदर कार्बन के नंबर गिनने पड़ेंगे आपको सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले एक चेन बनानी पड़ेगी, उसके अंदर ये शाखित वाले कार्बन आपको नहीं गिनने हैं, केवल और केवल मूल जो आपकी श्रृंखला उसके कार्बन गिन लेने हैं। अगर श्रृंखला में केवल और केवल एक ही कार्बन है तो उसके लिए मूल शब्द काम में लेंगे मेथ। श्रृंखला में 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ, 3 कार्बन है उसके लिए प्रोप, 4 कार्बन उसके लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट या फिर हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट। लगभग आपको 6 कार्बन तक की बातें ही करनी पड़ती हैं, ज़्यादातर नाम 6 कार्बन से पूछे जाएंगे। इससे बड़े यौगिक यानी कि 7 या 8 कार्बन वाले यौगिक नहीं पूछे जाएंगे। समझ गए होंगे बात। अब बात आती है कि मूल शब्द लिख दिया आपने, अब लास्ट में लगाना पड़ता है अनुलगन। कई बार क्या होता है, कार्बन की पूरी चेन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध ही पाया जाता है, तो उसके लिए हमें प्राथमिक अनुलगन लगाना पड़ता है एन। अगर कार्बन के श्रृंखला में कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई दिया तो उसके लिए हमें प्राथमिक जो अनुलगन लगाना पड़ेगा ईन। और कार्बन श्रृंखला में कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध दिखाई दिया तो उसके लिए प्राथमिक अनुलगन लगाना पड़ेगा आइन। समझ गए। अब बात आती है आगे की द्वितीयक अनुलगन की। द्वितीयक अनुलगन किस तरीके से लगेंगे अपने पास उसको भी सीखो, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मान लो कार्बन श्रृंखला के अंत में एल्कोहल समूह है यानी कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने क्रियात्मक समूह सिखाए थे आप लोगों को, उसके अंदर पहचान करनी बताई थी कि एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे। यदि कार्बन श्रृंखला के अंत में OH समूह दिखाई दे जाए तो वो एल्कोहल होता है और उसके लिए हमें अनुलगन लगाना पड़ता है ओल। अगर कार्बन श्रृंखला के बीच में कहीं इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दिख जाए तो उसके लिए लगाना पड़ता है कीटोन, ओन अनुलगन लगाना पड़ता है। अगर एल्डिहाइड समूह है यानी CHO समूह है तो उसके लिए अनुलगन लगाना पड़ेगा एल। यदि आपके पास में क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? देखो ये आपको समझना पड़ेगा, पहले तो पहचान करनी पड़ेगी COOH, ये दिख जाए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? अनुलगन ओइक अम्ल।
इसके अलावा कई बार NH2 समूह दिख जाता है कहीं पर, तो उसके लिए एमिनो अनुलग्न लगाना पड़ता है। एक चीज़ और याद रख लेंगे, एमिनो शब्द आपके सिलेबस में बहुत कम आता है, कोई मुश्किल से ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें NH2 समूह जोड़ा जाएगा। लेकिन ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि आपके यहाँ पर एक शब्द आया था थोड़ी देर पहले ही, जिसके अंदर बोला गया था कि वोलर ने अमोनिया बनाया था, अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था, तो उसके अंदर ये समूह उपस्थित होता है जो कार्बनिक यौगिक ही है एक्चुअल में। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ नियम नामकरण करने के लिए इस सारणी को, इस टेबल को याद करना तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में कुछ आपके पास में नियम हैं, उन नियमों को याद रखना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। तो पहला नियम क्या बोलता है, यदि यौगिक में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न स्वर है ए, ई, आई, ओ, यू से प्रारंभ होता है, तो जो मूल शब्द है उसके पश्चात लगने वाले प्राथमिक अनुलग्न का अंतिम स्वर हटा देते हैं। जैसे कि मान लो एन, ओक्ट एन है, ये इंग्लिश का जो शब्द होगा उसके अंदर काम में लेते हैं ज़्यादातर, तो सेप्ट और सेप्टेनोल है, सेप्ट एन ओल, तो एन के अंदर क्या आता है, लास्ट में ई आता है, तो ई हट जाता है। ये चीज़ आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो शब्द लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे और उनके अंदर जो अंतिम स्वर है वो ई आएगा, तो ई को हटाना पड़ेगा वहाँ से, समझ गए होंगे बात। तो हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा इसमें दिमाग को खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ गए, वो आराम से लिख लेंगे। अब बात आती है कि सबसे पहले हमें नामकरण करना पड़े तो कुछ उदाहरण दें ताकि हम समझ जाएं। यहाँ पर एक उदाहरण को ध्यान से देखो, ये कई सारे उदाहरण हैं, इनको आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। सबसे पहला उदाहरण, इसमें टाइम लगेगा अपना ज़्यादा, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी भी है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की एक चेन है, ठीक है, और इसके अंदर आप में जो भी कार्बन हैं उसकी बाकी बची हुई संयोजकताएं जो छोड़ी गई हैं ये हाइड्रोजन से पूरी होंगी, यानी कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लिख देना है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ से ये सेकंड नंबर वाला, इधर से सेकंड नंबर वाला कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और लास्ट वाले पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2-3 नियम हैं वो आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने नोट नहीं किए हैं। तो सबसे पहला नियम आप यहाँ पर लिखेंगे कि नामकरण करते समय सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। पहला नियम क्या है, लंबी श्रृंखला का चयन, ठीक है। पहला नियम लिख लो, सर्वप्रथम हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। क्या हो, क्रियात्मक समूह जरूर उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, ये पूरी बात आप लिखोगे। दूसरा नियम ये लिखोगे, अंकन, अंकन का मतलब होता है गिनती लिखना, अंकन का मतलब क्या हो गया, गिनती लिखना। इनके ऊपर कार्बन के नंबर लिखने पड़ेंगे, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा। तो अंकन किधर से करें, 1 नंबर इसको दें या फिर 1 नंबर इसको दें, तो आप अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। क्या मिले, न्यूनतम, क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले, ठीक है, अंकन उधर से करेंगे हम। 2 नियम हो गए। फिर तीसरा नियम लिखना है, अब लिखना पड़ेगा नाम। नामकरण लिखते समय सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी शाखा है, जो शाखा निकली हुई है उस शाखा का नाम लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, चौथे नंबर पे लिख लो, मूल शब्द लिखेंगे। मूल शब्द को लिखेंगे कार्बन के संख्या के हिसाब से। उसके बाद में 5वें नंबर पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, एकल, द्विबंध या त्रिबंध के अनुसार जो आपका प्राथमिक अनुलग्न होता है वो लगाएंगे, प्राथमिक अनुलग्न। और उसके लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, 6 नंबर पे द्वितीयक अनुलग्न का प्रयोग करके नाम लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये 6 नियम हैं, इनको आप 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, कितने बना सकते हो, द्वितीयक अनुलग्न का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखना ज़रूर है, आपके नोट्स जब बना रहे हो तो इसके अंदर ये 5 या 6 स्टेप हैं, ये पहले आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले ये यौगिक है, इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है,
टोटल मिलाकर के 8 कार्बन हैं। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करो। लंबी श्रृंखला कैसे बनेगी, यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से कर लो और ये एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। कार्बन कार्बन इसमें शामिल होना चाहिए। उस कार्बन को भी शामिल करेंगे जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है, और क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन है तो उसको भी शामिल करना है। उसके बाद में अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। क्रियात्मक समूह यहाँ पर OH दिख रहा होगा आप लोगों को। OH जिधर है उधर से हम अंकन करेंगे, यानी इसको 1 नंबर, फिर इसको 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से अंकन कर दोगे। अंकन करने के बाद में पहले शाखा का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मुख्य चेन में से एक शाखा निकली हुई है जिसका नाम है Br यानी ब्रोमीन। तो हम क्या करेंगे, उसका नंबर के साथ में यानी कि उसकी स्थिति के साथ में इस शाखा का नाम लिखेंगे। तो 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए क्या नाम हो गया, 2 ब्रोमो। फिर हमें मूल शब्द लिखना पड़ेगा जो कि 8 के लिए ऑक्ट होता है, सारणी में देखो। फिर हम प्राथमिक अनुलग्न लगाएंगे। प्राथमिक अनुलग्न आपके सभी कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं इसलिए प्राथमिक अनुलग्न लगेगा एन। उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न, एल्कोहल है अपना क्रियात्मक समूह है तो उसके लिए अनुलग्न क्या लगता है, ओल। पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ऑक्टेनोल, ऑक्टेनोल। पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ऑक्टेनोल। समझ गए नाम को, ध्यान से देख लो। ये लिख लिए हो तो हम आगे बढ़े। ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 ब्रोमो ऑक्टेनोल। इसके बाद में सेकंड वाला उदाहरण देखो। उदाहरण में अपने को टाइम लगेगा शुरुआत में समझने में। यहाँ पर ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक गलती है, लास्ट वाले कार्बन पे केवल और केवल एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है। समझ गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसका नाम लिखने के लिए आप देखो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे लंबी यही होगी। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका अंकन करेंगे। अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले, यानी अंकन हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 हैं टोटल मिला के। 5वें के ऊपर एक शाखा जुड़ी हुई है जिसका नाम है क्लोरीन। तो हम सबसे पहले इस क्लोरीन को लिखेंगे 5 क्लोरो। फिर 6 कार्बन के लिए आता है हेक्स, ये हेक्स है, ठीक है। और एकल बंध है सब के अंदर इसलिए प्राथमिक अनुलग्न एन लगेगा। ये जो समूह है CHO इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और इसके लिए अनुलग्न लगता है एल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो हेक्स एन एल, हेक्सेनेल। 5 क्लोरो हेक्सेन हेक्सेनेल, पूरा नाम हेक्सेनेल हो जाएगा। समझ गए बात को। अब बात आती है कि एक और उदाहरण दें हम और उसको समझ के और फिर उसको करें। यहाँ पर देखो एक पूरी की पूरी श्रृंखला दिखाई गई है। मैंने यहाँ पर हार्ड से हार्ड एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है, बाकी इससे तो आसानी पूछ जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप नामकरण में आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। यहाँ पर देखो एक लंबी कार्बन श्रृंखला यह बनेगी। सबसे पहले ये बना लो, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई। इसके अंदर अब करना है अपने को अंकन। अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो क्रियात्मक समूह कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन निकला हुआ तो कीटोन समूह होता है। इस कीटोन समूह को, इस कार्बन को न्यूनतम अंक मिलने चाहिए। इधर से करोगे तो 1 2 और 3 नंबर पे आ रहा है ये समूह, इधर से करोगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप किधर से भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, फ्लोरीन को भी नंबर कम से कम मिल जाए इसलिए इधर से क्या करेंगे, अंकन करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, टोटल मिला करके 5 कार्बन है, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे इसका, 1 नंबर पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, पहले शाखा का कर देते हैं। 1 नंबर पे फ्लोरो, फिर 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एकल बंध इसके लिए एन। उसके बाद में कीटोन समूह है 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है 3 ओन। पूरा नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरोपेंटेन 3 ओन, फ्लोरोपेंटेन 3 ओन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। समझ गए। या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो 3 ऐसे बोलोगे फ्लोरो 3 पेंटेनोन ओन। समझ गए। इसका नाम बोलो क्या होगा, यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है और COOH ग्रुप के लिए आप बोलते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जो कि ये होने वाली है। इसमें 4 कार्बन हैं। अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। फिर जो ब्रांच होती है, शाखा होती है, उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले लिख दो 2 क्लोरो। फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूट,
एकल बंद ही है इसलिए एन, और आपका जो अनुलग्न लगेगा वो ओइक अम्ल, इसलिए पूरा नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से कई सारे उदाहरण हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एल्कीन यौगिक डबल बॉन्ड वाले हैं, इन सब का स्क्रीनशॉट ले करके और आपको नाम समझ लेना है। इसमें भी सही है, कोई शाखा तो निकली हुई नहीं है, 4 कार्बन इसलिए पहले ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन, और कीटो एल्कोहल समूह है इसलिए ओल, पूरा नाम हो जाएगा ब्यूटीनोल। इसके अंदर देख लो डबल बॉन्ड है और साथ में वो है एल्डिहाइड समूह है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर 2 नंबर पे क्या है इन जुड़ा हुआ, 1 और 2 नंबर पे इन है, और फिर नाम हो गया ब्यूट 2 इन एल, पूरा नाम हो गया। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक 2 ब्यूटेनोइक अम्ल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो सारे हैं ये थोड़े से हाई लेवल के हैं, यदि आप इसको नहीं भी करते हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, इतने हार्ड आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। इस तरीके से और भी हैं कई सारे, ये चक्रीय संरचना आ गई, यहाँ पर एक चक्कर दे रखा है इसलिए साइक्लो तो लगेगा ही लगेगा पहले, और 5 कार्बन इसलिए पेंट, और एकल बंद इसलिए एन, साइक्लोपेंट एन। यहाँ पर अगला जो यौगिक है वो है 6 कार्बन का है, जिसमें देखो कार्बन की 2 संयोजकता तो पूरी हो रखी है, तो बच गई वो किससे पूरी होगी, हाइड्रोजन से, वो मैंने लिखी नहीं है, वो हम समझ जाते हैं इतने यौगिक करने के बाद में। बची हुई वैलेंसी किससे पूरी हो जाती है, हाइड्रोजन से, लिखो चाहे ना लिखो। तो इसके चक्रीय संरचना इसलिए साइक्लो, फिर 6 कार्बन इसलिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, पूरा नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर ये जो यौगिक है इसको पहचान लो अच्छे से, इसके अंदर हर कार्बन से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ होता है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक एक और एक, और पूरा नाम हो जाता है इसका बेंजीन। ठीक है, बेंजीन IUPAC नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बेंजीन के नाम से ही पहचानते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने को कोई नाम दे देता है और उसकी संरचना हम खुद बना सकते हैं। IUPAC का ये फ़ायदा है कि हम संरचना को देख करके नाम लिख सकते हैं और नाम को देख करके संरचना बना सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन के अंदर क्या होगा, 4 कार्बन होंगे, ये यहाँ पर भी बॉन्ड मिलेगा अपने को, साइक्लो का मतलब चक्कर के रूप में 4 कार्बन, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, साइक्लोब्यूट एन। ठीक है, इस तरीके से हम नाम से संरचना बना सकते हो। आप यहाँ पर जितनी भी संरचनाएं दी गई हो उनका IUPAC नाम लिखने की कोशिश करें, आपको यही नाम मिलेगा। समझ गए होंगे बात। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपके लिए बना रखे हैं, आप इनको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपके किसी भी प्रकार की बुक के अंदर और कोई भी यौगिक है उसका नामकरण करने की कोशिश करें, और अगर आपसे नहीं हो पाता तो कमेंट के अंदर आप मेरे को वो चीज़ लिख करके भेजें, और हम इसको यहाँ पर वीडियो के अंदर कवर करेंगे और उसका नामकरण आपको सिखाएंगे कैसे होगा। अब बात आती है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। यहाँ से जो चैप्टर है वो नया अपना रुख है वो ले लेता है, यानी कि यहाँ से सारी चीज़ें अपने को अब अलग तरीके से मिलेंगी। चैप्टर काफ़ी बड़ा है और ये वीडियो भी अपना काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो का 3rd पार्ट है वो भी लेकर के आएँ आप लोगों के लिए, जिसके अंदर अब हम कार्बन वाले चैप्टर में जितनी भी अभिक्रियाएँ होंगी, रासायनिक गुण का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रियाएँ, अब इस पार्ट के अंदर यानी 3rd पार्ट के अंदर आपको सारी की सारी अभिक्रियाएँ बताई जाएंगी, जहाँ से कम 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन हर बार बनते हैं। ठीक है, अभी तक जो पार्ट पढ़ा उसमें IUPAC के 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, 2 नंबर तो वो पक्के हैं, इसके अलावा 1 या 2 नंबर उससे पहले वाले पार्ट में से आएंगे, और इस तरीके से टोटल मिला करके आपका इस चैप्टर के अंदर शायद ये 8 नंबर का चैप्टर बनेगा 2024 के एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके रासायनिक गुण देखेंगे, जिसमें 4 तो अभिक्रियाएँ होंगी, फिर मुख्य यौगिक आएंगे, उन सब के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर हम इसको समझते हुए चलते हैं तो। आशा करता हूँ कि यहाँ तक दी गई जानकारी आप सबको समझ में आई होगी, और आपके लिए जो ये मेहनत हो रही है, जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, इसको आप मोटिवेशन देने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जल्द ही आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास वाले बेल आइकन को दबाने से आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं कि अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।